PK Geography classes. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, ये वीडियो जो है पेनिनसुलर रिवर से संबंधित है। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो वीडियो है ये पेनिनसुलर रिवर और उनकी विशेषताओं से संबंधित है। पेनिनसुलर रिवर्स दक्षिण भारत की नदियों को कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत एक पेनिनसुला है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स फॉर्म वाटर डिवाइड फॉर पेनिनसुलर रिवर्स। पश्चिमी जो घाट हैं ये जलविभाजक का कार्य करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के लिए। जो नदियां पश्चिमी घाट के पूर्व दिशा में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पूर्व में बहने वाली नदियाँ जो बंगाली खाड़ी की नदियाँ कहलाती हैं, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ अरब सागर की नदियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो है पश्चिमी घाट जो है वाटर डिवाइड का कार्य करता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड। ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है गोंडवाना लैंड का भाग है जो विश्व के प्राचीनतम भूखंड का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं भारत की प्राचीन नदियों में मानी जाती हैं। हिमालयन जो रिवर्स हैं वो यंग हैं, न्यू हैं, बट दीज आर ओल्ड इन नेचर। इनकी जो घाटियाँ हैं बहुत ही उथली हैं, है ना। हिमालयन रिवर्स के आपको पता है गहरी गहरी घाटियाँ थी, गॉर्जेस थे, डीप वैलीज थी, परंतु दक्षिण भारत की नदियाँ उथली हैं और कम गहरी हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शैलो वैलीज। तो दक्षिण भारत की नदियाँ छोटी हैं और उथली हैं, ध्यान रखना, अर्थात दे आर वेरी स्मॉल एंड शैलो। शैलो मतलब कम गहरी हैं। तो शॉर्ट एंड शैलो रिवर्स छोटी हैं और उथली हैं, और इनका जो रिवर बेसिन है बहुत ही छोटा है। उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा इनका जो रिवर बेसिन है वो छोटा है, तो ये इस बात को ध्यान रखना है। अधिकांश नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलकर और पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। बहुत कम नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर इधर बहती हैं। छोटी छोटी नदियाँ हैं यद्यपि, पर मेन बड़ी नदियों में नर्मदा और ताप्ती ही मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ये महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है और ये कावेरी प्रमुख नदियां हैं। बाकी छोटी छोटी नदियां तो बंगाली खाड़ी में और भी गिरती हैं। इधर दामोदर है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी नदी है, इधर पेन्नार है ना, वेलार है, इधर नीचे कावेरी के नीचे वेंगई है, बहुत सारी नदियां हैं। तो देखिए दक्षिण जो भारत की नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, उसमें जो वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज ए वाटर डिवाइड। इसके पूर्वी दिशा की नदियां बंगाली खाड़ी में आ रही हैं, पश्चिम दिशा के अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती मुख्य हैं, और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये नदियाँ छोटी हैं और उथली हैं। दीज आर शॉर्ट एंड सैलो रिवर्स। ये मौसमी हैं, केवल रेनफेड हैं, इनको केवल वर्षा के समय ही जल प्राप्त होता है, जबकि जो हिमालयन रिवर्स थी वो स्नोफेड भी थी और रेनफेड भी थी, परंतु ये केवल वर्षा पोषित ही हैं और वर्षा के समय ही इनको जल प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बताई। अब जो है हम एक एक करके नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अरब सागर की नदियों का अध्ययन करेंगे और फिर बंगाली खाड़ी की नदियों का अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पहले हम जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, हैं। जिसके भारत के नक्शे पर आप देख रहे हैं नर्मदा नदी है, यहाँ पर ये पूरा ये विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है। यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत है और बीच में ये नर्मदा ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। तो नर्मदा नदी जो है ये यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है, तो ये पश्चिम दिशा में बहते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। इसके साउथ में इसके पैरेलल ताप्ती नदी है जो पश्चिम दिशा में बहकर ये भी खंबाती खाड़ी में और फिर अरब सागर में गिर जाती है।
तो दीज आर टू इम्पोर्टेंट रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती विच ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। इसको हमको डिटेल में समझने के लिए देखें हमने एक मैप आपके लिए तैयार किया है। तो ये जो है आप देखें नर्मदा रिवर है पूरी है और ये खंबाती खाड़ी में गिर रही है। तो इसका जो ओरिजिन है देखिए विद्यार्थियों, ये अमरकंटक हिल्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये पश्चिम दिशा में बहते हुए और आप देख रहे हैं ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में से बहती है। तो देखिए ये बहुत बड़ी इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये एक दरार घाटी बनाती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में एक दरार पड़ गई थी, रिफ्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसलिए ये नदी क्योंकि दरार घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, तो इसको रिफ्ट वैली रिवर का एग्जाम्पल माना जाता है। अक्सर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी नदी का उदाहरण है, तो उसमें ये भी एक उत्तर हो सकता है नर्मदा नदी। तो ये नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर और आप देख रहे हैं ये जबलपुर के पास बहती है और यहाँ पर देखिए मार्बल रॉक्स हैं, तो उनको काट कर ये बहुत गहरी घाटी बनाती है और ये जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करती है और इसके कारण जो गहरी घाटी गॉर्ज बनती है वो बहुत ही दर्शनीय होता है ना। ये देखिए ये चित्र दे रखा है, इसमें ये मार्बल रॉक्स हैं और इसके बीच में से ये बह रही है। तो मार्बल रॉक्स जो जबलपुर के पास हैं वो बहुत ही फेमस हैं और इसके कारण यहाँ पर गहरा गॉर्ज बनाती है। तो ये कई बार पूछा जाता है दक्षिण भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो गॉर्ज बनाती है, तो ये गॉर्ज बनाती है, रिफ्ट वैली में बहती है। 2 इसकी विशेषताएं होगी। आगे थोड़ा जो स्टीप स्लोप है वहाँ पर ये धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। धुआंधार वाटरफॉल भारत के प्रमुख वाटरफॉल में से आता है। तो ये जो है नर्मदा नदी यहाँ पर गहरा गॉर्ज बनाती है जबलपुर के पास, मार्बल रॉक्स के यहाँ गहरी घाटी बनाती है गॉर्ज, फिर धुआंधार वाटरफॉल है। फिर पश्चिम दिशा में बहकर ये भड़ौच से थोड़ा सा यहाँ पर भड़ौच इसके किनारे स्थित है और थोड़ा सा आगे जाकर ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसकी देखिए 3 प्रमुख विशेषताएं। एक तो ये पश्चिम दिशा में बहती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। और तीसरा इसके मुहाने पर एस्चुरी, देखिए इस तरह से जो कटा हुआ मुहाना है इसको हम एस्चुरी कहते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था अरब सागर में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो पश्चिम दिशा में बहती है, एस्चुरी बनाती है और रिफ्ट घाटी में बहती है। ये नर्मदा नदी की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस पर धुआंधार वाटरफॉल है और जबलपुर के पास एक गॉर्ज बनाती है जहाँ पर ये मार्बल रॉक्स हैं। ये देखिए ये धुआंधार वाटरफॉल का एक छोटा सा चित्र यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो और इसकी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो राइट एंगल से आकर मिलती है, समकोण बनाती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी इसकी सहायक नदियाँ नहीं। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मुहाना खंबाती खाड़ी, जबलपुर के पास गॉर्ज बनाती हैं, मार्बल कट रॉक्स हैं, धुआंधार वाटरफॉल है, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतों के बीच में दरार घाटी में बहती है और अंत में एस्चुरी बनाती है, इसके किनारे भड़ौच शहर स्थित है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके साउथ में आप देख रहे हैं ये ताप्ती नदी है, ये भी इसके समानांतर बहती है पर इससे छोटी है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के जो दक्षिणी ढाल हैं, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पर, सतपुड़ा पर्वतों के दक्षिणी ढाल से बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से होता है। तो सतपुड़ा के पास बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलकर ये भी पश्चिम दिशा में बहती है और सूरत इसके मुहाने पर स्थित है। उसके बाद ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ये जो है इसके समानांतर बहती है, नर्मदा से थोड़ी छोटी है। ये भी इसकी भी 3 विशेषताएं हैं। पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी दरार घाटी में बहती है और ये एस्चुरी बनाती है। ये दोनों नदियों की विशेषता है कि दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं, दोनों रिफ्ट वैली बनाती हैं, दोनों नदियाँ एस्चुरी नदी का उदाहरण है। तो ये देखिए मैंने आपको प्रमुख नदियाँ बताई जो खंबाती खाड़ी में गिरती हैं, सतपुड़ा और
नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती पहले इसे ताप्ती कहते थे, अब आजकल तापी कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये इसकी सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी, इनको अच्छे से समझें। और इसके बाद जो है बाकी ये छोटी छोटी नदियां हैं, हम उसके बारे में समझेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए विद्यार्थियों, अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियों में लूनी, साबरमती, माही, मांडवी, शेरावाटी, भरतपूजा, पेरियार आदि प्रमुख हैं। लूनी नदी, इसका उद्गम राजस्थान में अजमेर के पास से होता है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहकर, और ये वैसे मौसमी नदी है और ये कच्छ की खाड़ी में ही विलीन हो जाती है, पर वर्षा काल में इसका जल जो है कच्छ की खाड़ी में पहुंच जाता है। तो ये जो है अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे उत्तरी नदी मानी जाती है। इसके बाद जो है साबरमती नदी इम्पॉर्टेंट है, ये उदयपुर के पास से निकलती है और ये वैसे गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है और इसके किनारे जो है यहाँ पर अहमदाबाद और साबरमती स्थित है। जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है वो इसी नदी के किनारे स्थित है और ये बाद में कच्छ की खाड़ी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। एक अन्य प्रमुख नदी है माही नदी, ये यहाँ विंध्याचल पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश से और ये राजस्थान में यहाँ बहती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से बहकर हुई गुजरात में चली जाती है। तो ये माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माही नदी की, ये अच्छे से याद रखें। तो ये समस्त नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, लूनी, साबरमती और माही। ये यहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी के पास मांडवी नदी है और उसकी सहायक नदी ये जोवारी नदी फेमस है। तो ये एक छोटी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। एक ये शेरावाटी नदी है जो कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है और इस पर जो है जोग फॉल है कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। शेरावाटी नदी पर जोग फॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। फिर ये केरल में भरतपूजा और पेरियार आदि छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो इस तरह से अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आपके लूनी, साबरमती, माही, यहाँ पर ने पड़ा नर्मदा और ताप्ती, फिर ये मांडवी, जुवारी, शेरावाटी, भरतपूजा, पेरियार आदि प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम जो है बंगाली खाड़ी की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में जानकारी इसके नेक्स्ट पार्ट में प्राप्त करेंगे। वैसे भी किसी टॉपिक को 2 भागों में बांटकर याद करने से वह अच्छी तरह से समझ में भी आता है और याद भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय। आपका दिन शुभ हो।